हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपन ने लास्ट जब अपनी क्लास थी 3.1 कंप्लीट कर लिया था विथ बेसिक। आज हम नया जो चैप्टर है अपना 3.2 वो लेकर चलेंगे और इसका बेसिक भी इसी के साथ साथ लेंगे। चैप्टर मैट्रिक्स का थोड़ा सा बेसिक के रूप के अंदर देखा जाए तो कंपटीशन एग्जाम के लिए एक्स जैसे एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एंड नेवी एयरफोर्स वगैरह में, तो उनके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम साथ साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि जो कंपटीशन के एग्जाम कर रहे हैं उनके लिए भी ये सरल रहे। तो उनके साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हैं उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं तो वो क्लियर होना ज़रूरी है। उसके हिसाब से कंपटीशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हल होते हैं। और यहाँ अपना जो चैप्टर चल रहा है उसमें भी कंपटीशन टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वो वाले भी क्या है कि यहाँ पर अगर हम बेसिक अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे तब जाकर हमें क्या है 3.2 के जितने भी अनसोल्ड क्वेश्चन है उनको हल करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक करते हैं। 3.2 का अपना चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स। अब यहां देखो मैट्रिक्स के अंदर हमने आज संक्रियाओं का अध्ययन करना है। मैट्रिक्स के अंदर संक्रियाएं अध्ययन करेंगे। इससे पहले जितनी भी अपने पास जो इसकी थ्योरी थी वो अपन ने क्लियर कर ली थी बेसिक के रूप में, और जितने भी अपने क्वेश्चंस थे उनको किस प्रकार से ए का मान, बी का मान, सी का मान ज्ञात करना, मैट्रिक्स के अंदर अवयव दिए हुए हैं उन अवयवों को समान दूसरे मैट्रिक्स के तुलना करके उनके अवयवों की वैल्यू ज्ञात करना, तो वो सब अपन ने सीख लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे इनकी संक्रियाएं, मैट्रिक्स की संक्रिया, अवयव की या अवयव पर संक्रिया। संक्रिया से देखो, संक्रिया नाम है इसका मतलब कुछ ना कुछ साइन ऑपरेट होगा, जैसे प्लस माइनस गुणा, ये सब इस पर क्या होगा, मैट्रिक्स पर क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो उसके लिए संक्रियाएं हमने पढ़ी थी, स्टार संक्रियाएं पढ़ी थी जैसे चैप्टर फर्स्ट में। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, संक्रियाएं इस पर लगाकर देखेंगे। प्रत्येक में जैसे प्लस लगाकर देखेंगे, मैट्रिक्स के लिए योग, मैट्रिक्स के लिए गुणा, मैट्रिक्स के लिए व्यवकलन, कहने का मतलब बाकी, ये सब देखेंगे इस पे आधारित। ऑपरेशन ऑफ ऑन मैट्रिक्स। तो देखो इसमें सबसे पहला जो अपना ऑपरेशन है वो है योग का। किस पर, योज्य या योग मैट्रिक्स अवयव है। तो योग अवयव में देखो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम सबसे पहले। यदि दो अवयव है दिए हों तब योग अवयव है, तभी डिफाइन होगा, परिभाषित होगा जब उनकी कोटि या क्रम या ऑर्डर समान होंगे और उनका जो प्राप्त अवयव है होगा, इनके योग का जो अवयव होगा या मैट्रिक्स होगी वो भी क्या होगी, प्राप्त अवयव है या योग भी किस रूप का प्राप्त होगा, अवयव के रूप का ही प्राप्त होगा, मैट्रिक्स के रूप का ही प्राप्त होगा। अवयव के रूप का ही प्राप्त होगा, और जो अवयव हमें प्राप्त होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इन दोनों ए तथा प्राप्त अवयव है ए तथा बी के योग के बराबर होता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका कि इसके इक्वल किस प्रकार से आता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ए कोई मैट्रिक्स ली जिसके एलिमेंट है ए आई और जे, जिसका क्रम क्या है, m क्रॉस n क्रम की कोटि का है। और कोई दूसरा एलिमेंट, यहाँ दूसरा कोई अवयव लिया मैंने b, जिसका मान b i और j है,
और इसका भी क्रम किस प्रकार से है, m क्रॉस n के प्रकार का है। अगर इन दोनों का मुझे योग देखना है तो किस प्रकार का योग आएगा, क्योंकि m क्रॉस n और m क्रॉस n क्या है, दोनों की कोटि समान है। पहली बात, क्योंकि डेफिनेशन में यही कहा गया है यदि दो अवयव दिए हुए हों तब उनका योग अवयव तभी परिभाषित होगा जब उनकी कोटि क्या हो, समान होगी। तो इनकी ये कोटि है वो क्या होनी चाहिए, समान है। ठीक है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, a प्लस के b इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, aij प्लस bij की कोटि m क्रॉस n। अब इसका एक एग्जांपल ले, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल ले, जैसे a इक्वल टू मैं कोई वैल्यू ले रहा हूं, कोई भी अवयव या अवयव ले रहा हूं 1 2 3 और 4, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लूं। ठीक है, अब यहां b की भी मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, 3 4 5 6। इन दोनों का योग, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इन दोनों का योग कहने का मतलब a प्लस के b को क्या लिखूंगा मैं, इनके जो एलिमेंट है, इनके जो एलिमेंट है उनके योग के इक्वल आएगा। तो इसका जो योग होगा 1 का a11 का a11 के साथ में, तो 1 प्लस के 3, फिर a12 का a12 के साथ 2 प्लस के 4, फिर 3 प्लस के 5, फिर 4 प्लस के 6। तो ये इनका योग करेंगे तो a प्लस बी का मान कितना आया, 4 6 8 और 12 है। ये अपना आ गया क्या, a प्लस बी की वैल्यू आ गई। क्या किया है, इनके एलिमेंट का क्या किया है, योग किया है अपन ने। तो इस प्रकार से जो पहला अपना संक्रिया का जो प्रयोग था, योग अवयव एडिशन मैट्रिक्स, तो यदि दो अवयव के लिए दो अवयव अगर परिभाषित उसी तरीके से होंगे, जब ही परिभाषित होंगे जब हमारे पास में उनकी कोटि या क्रम समान हो, तथा प्राप्त अवयव का योग भी क्या हो, अवयव के रूप का ही प्राप्त होगा। जैसे अब मैंने यहां योग कर दिया, इन दोनों का क्या कर दिया, योग कर दिया। योग करने के बाद भी एक मैट्रिक्स का रूप ही मिल रहा है। तो वही बात यहां पर देखो, अवयव का योग भी एक अवयव है, मैट्रिक्स के रूप का ही प्राप्त होगा, बिल्कुल मैट्रिक्स के रूप का ही हमें प्राप्त हो रहा है यहां पर। तो इसका मतलब जो डेफिनेशन थी उसके अनुरूप अपन ने एग्जाम्पल लिया और उसी अनुरूप अपन ने इसको हल किया है। अब इसका देखो नेक्स्ट जो संक्रिया है वो देखेंगे, व्यवकलन। देखो योग अपन ने पढ़ा था, एडिशन पढ़ लिया अपन ने, व्यवकलन सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन भी वही है, व्यवकलन भी जैसे योग के लिए किया था, इसके लिए व्यवकलन के लिए भी, व्यवकलन के लिए आवश्यक है कि जो अवयव है, अवयवों की, दोनों अवयवों की कोटि क्या होनी चाहिए, कोटि या क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान या बराबर होना चाहिए, फर्स्ट बात तो इसकी डेफिनेशन के अनुरूप। सेकंड बात ये कि जो इनका सब्सट्रैक्शन होगा, व्यवकलन होगा, वो भी एक हमें अवयव प्राप्त होगा। इसका व्यवकलन भी एक अवयव प्राप्त होगा। दूसरी बात ये कि इसका व्यवकलन अवयव प्राप्त होगा, ये अपन ने योग में पढ़ा था, और योग में अपन ने एग्जांपल हल करके भी देखा था, उसमें क्या दिया हुआ था, अवयव ही प्राप्त हो रहा था लास्ट में योग करने के बाद। और तीसरी बात इसकी है, यदि a, इसके अवयव किस रूप में मिलेंगे हमें, व्यवकलन के अवयव a तथा b के व्यवकलन के बराबर होंगे। कहने का मतलब a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, इस व्यवकलन का या मैट्रिक्स का मान आएगा। तो यहां फॉर, अब इसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, सबसे पहले a कोई मैंने मैट्रिक्स ले ली, a i j m क्रॉस n की अपन ने मैट्रिक्स ली, और b कोई ऐसा अवयव है, b के साथ अवयव है b i और j, और ये भी किसकी है, m क्रॉस n कोटि की कोई मैट्रिक्स है। अब यहां हम क्या करेंगे, देखो a माइनस बी करेंगे, तो उस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, a i j माइनस का b i j, और इसकी कोटि क्या होगी, m क्रॉस n के रूप की होगी।
अब इसमें भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, ए की कोई अलग मैट्रिक्स ले लें, बी की कोई अलग मैट्रिक्स ले लें और उन दोनों को ए में से बी को घटा दें, तो हमें किस प्रकार की मैट्रिक्स मिलेगी? इस व्यवकलन के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में हमें क्या मिलेगा? एक अवयव मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगी। तो अब इसका नेक्स्ट थर्ड चैप्टर देखेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, गुणन संक्रिया, मल्टीप्लीकेशंस, गुणन संक्रिया इंपॉर्टेंट संक्रिया है ये, ज्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। गुणन संक्रिया के लिए आवश्यक है कि स्तंभ या पंक्ति का मान किसके इक्वल होना चाहिए? दूसरे अवयव के स्तंभ के इक्वल होना चाहिए। प्रथम अवयव की पंक्ति इक्वल टू द्वितीय अवयव के स्तंभ के बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब पंक्तियों का मान किसके इक्वल आना चाहिए? स्तंभ के इक्वल आना चाहिए। उस स्थिति में हम गुणन संक्रिया यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो a इक्वल टू कोई संक्रिया ली ए आई जे, और वो है एल क्रॉस एम प्रकार की। किस प्रकार की? किस कोटि की? एल क्रॉस एम कोटि की है। और b कोई अदर संक्रिया ली मैंने जो है बी आई जे, और वो है m क्रॉस n रूट की, m क्रॉस n रूट की। उस स्थिति में क्या करेंगे? ये m वाला जो प्रथम वैल्यू है ये तो हट जाएगी, और जो बच गया वो वैल्यू आ जाएगी गुणन संक्रिया में। कौन सी? l और n संक्रिया आ जाएगी। तो a डॉट b का मान कितना हो जाएगा हमारा? a आई जे, या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। a डॉट b डायरेक्ट कितना हो गया अपना? l क्रॉस n बन जाएगा, l क्रॉस n बन जाएगा इसका मान, l क्रॉस n के रूप की आ जाएगी। जो m वाली संक्रिया है, ये जो m है कोटि, ये हट जाएगी। इन दोनों को, प्रथम कोटि को और इसकी अंतिम कोटि, इसकी प्रथम जो कोटि है इसको हटा देंगे, और जो प्रथम और लास्ट वाली कोटि है इसके इक्वल आ जाएगी ये मान। जैसे एग्जांपल लूं मैं एक, जैसे मान लो a इक्वल टू है अपना 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और b की वैल्यू है मेरे पास में 3 4 5 6। अब इसका मल्टीपल देखना है मेरे को, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और इसका a b मल्टीपल देखना है। तो हम क्या करेंगे? इसकी जो पंक्ति है उसको मल्टीपल करूंगा इसके स्तंभ से। तो सबसे पहले 1 को 3 से किया, कितना हुआ? 3, फिर प्लस, फिर 2 को 5 से किया तो कितना हुआ? 10। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। ये वाली जो पंक्ति है वो इस स्तंभ से भी मल्टीपल होगी। तो देखो सबसे पहले 1 को 4 से करेंगे तो कितना हुआ? 4, फिर 2 को 6 से करेंगे तो प्लस के 12 है। फिर देखो अब नीचे वाली पंक्ति लेंगे और इसको मल्टीपल करूंगा वही स्तंभ के रूप में, 3 इंटू 3 9, 9 कर देता हूं डायरेक्ट यहां, प्लस 4 इंटू 5 20। फिर सेम प्रोसेस, 3 को मल्टीपल करेंगे 4 से तो ये हो गया 4, 4 को 6 से किया तो 24, और इनका योग करके लिख देंगे। तो ए बी इक्वल टू वैल्यू आ गई अपनी 13 16 29 और 28। ये अपना आ गया क्या? ए डॉट बी, गुणन संक्रिया मिल गई हमें। इसकी पंक्ति को मल्टीपल करेंगे इसके स्तंभ से, फिर इसकी पंक्ति को मल्टीपल करेंगे इसके स्तंभ से, और इनका योग के रूप में लिखेंगे। गुणन संक्रिया, मल्टीप्लिकेशन अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के आधार पर 3.2 में काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जिनको हम पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा बेसिक हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब इसका नेक्स्ट आता है अदिश गुणन। फोर्थ है अपना अदिश गुणन, स्केलर मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, अदिश गुणन, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? यदि हमारे पास, यदि a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन की कोई कोटि का अवयव है, तो उसका जो अदिश गुणन होगा, इसका अदिश गुणन का अदिश गुणन n इस प्रकार होगा
कि एन ए इक्वल टू एन ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां एन ए के प्रत्येक अवयव के साथ गुणन में होगा, साथ गुणन के रूप में होगा, रूप में होगा। कहने का मतलब अगर ए आई जे एम क्रॉस एन की कोई अवयव है, मैट्रिक्स है, तो उसमें अगर एन ऑपरेट करवाते हैं, अदिश गुणन, अदिश जो अपना वैल्यू है एन, वो अगर ऑपरेट करवाते हैं इस पर, तो वो किस रूप में मिलेगी? एन ए आई जे एम क्रॉस एन के रूप में मिलेगी, जहां जो एन है वो ए आई जे के जैसे मल्टीपल में प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीपल में हमें या गुणन में हमें प्राप्त होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन ए इक्वल टू एन ए आई जे एम क्रॉस एन, या फिर एन ए आई जे एम क्रॉस एन का भी रूप हम दे सकते हैं। अब यहां देखो, इसको हल करने के लिए एग्जांपल लेता हूं मैं एक। जैसे मान लो मेरे पास a इक्वल टू वैल्यू है 1 2 3 और 4, और मुझे देखना है n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 अप्लाई करना है। यहाँ n इक्वल टू मान लो इतना है, n इक्वल टू इतनी वैल्यू है, तो मुझे n इक्वल टू 4 अप्लाई करना है। तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस कंप्लीट वैल्यू को 4 से मल्टीपल कर दो, इसको पूरी को क्या कर दो? 4 से मल्टीपल कर दो। तो ये तो क्या हो गया? 4, ये क्या हो गया? 8, ये क्या हो गया? 4 से किया तो 12 है, ये क्या हो गया? 4 से 16। इस प्रकार से गुणन, जो अदिश गुणन है अपना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस रूप में आ जाएगा। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है आव्यूह है योग गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। योग गुणधर्म मैट्रिक्स के लिए, अवयव के लिए योग गुणधर्म। इसमें सबसे पहला है अपना क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, कॉम्यूटेटिविटी। क्रम विनिमयता देखो तभी सिद्ध हो सकती है जब हमारे पास इसकी कंडीशन, क्रम विनिमयता क्या कहता है? अगर a प्लस बी का मान b प्लस ए के इक्वल आ जाए, तब तो वो क्या होगा? क्रम विनिमयता का पालन करेगा। तो इसका मतलब हम यहां अगर इसकी अवयव की बात करें, मैट्रिक्स के रूप की बात करें, तो हम क्या कह सकते हैं? यह तभी संभव होगा जब अवयव का मान a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो, तभी होगा क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता कब होगी? जब a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। अब यहां देखो हमारे पास में अगर a प्लस बी की जगह मैं कोई वैल्यू ले लूं, a की वैल्यू ले लूं, जैसे मान लो 1 2 और 3 और 4 ले लिया, और b का मान ले लिया मैंने 1 3 4 और 5। अब इनका अगर मैं योग करूं, सबसे पहले a प्लस बी करूंगा और दूसरी तरफ b प्लस ए करूंगा। अगर इन दोनों का मान इक्वल आ गया, तब उस कंडीशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि इनमें क्या होगा? क्रम विनिमयता पालन करेगी योग नियम में। तो सबसे पहले a प्लस बी करूंगा इस तरफ, तो a प्लस बी इक्वल टू, इसमें इसको जोड़ूंगा तो क्या हुआ? 1 प्लस 1, फिर इसमें इसको जोड़ूंगा 2 प्लस के 3, फिर इस वाली वैल्यू में ये वाले वैल्यू 3 प्लस के 4 अवयव, इस अवयव के साथ में ये लास्ट वाला 4 प्लस के 5। वैल्यू कितनी आई? 2, 3 प्लस 5 7 और 9। ये बन गया अपना a प्लस बी। अब मैं चेक करूं b प्लस ए। b प्लस ए का मतलब हो गया इस वाला एलिमेंट को पहले लूंगा, ये वाला एलिमेंट बाद में लूंगा। तो देखो सबसे पहले 1 प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 हो गया, फिर 3 प्लस का 2, तो ये 3 प्लस का 2 हो गया, फिर देखो 4 प्लस का 3, 4 प्लस का 3 हो गया, फिर 5 प्लस का 4, ये 5 प्लस का 4 हो गया। क्या ये क्रम विनिमय बन रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ 2 हो गया, यहाँ फिर से 5 आ गया, फिर यहाँ 7 आ गया, फिर यहाँ 9 आ गया। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए बन रहा है। a प्लस बी का मान देखो सेम आ रहा है दोनों में। इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं?
ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, क्रम विनिमयता का पालन हो गया, अव्यय के रूप में क्रम विनिमय सफल है। यहां पर हमने एग्जाम्पल करके देखा है, तो ये क्रम विनिमयता का पालन करता है, अव्यय का रूप क्रम विनिमयता का पालन करता है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी। सेकंड है इसका साहचर्यता। देखो इसमें क्या होता है, यदि दो अव्यय समान कोटि के अब देखो दो अवयव लेंगे, यदि अवयव समान कोटि के हों और वो कितने अवयव हों, ए बी सी तीनों। क्यों? क्योंकि जब भी साचर्यता नियम की हम पालना करते हैं या साचर्यता नियम निकालते हैं, तब उस स्थिति में हमें कितने एलिमेंट लेने होते हैं, 3 एलिमेंट लेने होते हैं। और यहां मैट्रिक्स है, इसलिए 3 मैट्रिक्स या 3 अवयव लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि ए बी सी हमें जो साचर्यता नियम है वो क्या कहता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान, a प्लस बी प्लस सी का मान a प्लस बी और प्लस सी हमने सिद्ध कर दिया, तो ये क्या होगा, फिर साचर्य होगा। तो यहां हमें देखो 3 अलग अलग अवयव लेने पड़ेंगे और तीनों अवयव किस प्रकार के हो, समान कोटि के हो, समान कोटि के अवयव हो। तो उस स्थिति में अवयव है किस रूप का होगा, साहचर्य होगा किस रूप में कि a प्लस बी प्लस सी का मान इक्वल होगा किसके, a प्लस बी प्लस सी के। अब हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लेनी पड़ेगी, किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो लेट माना a इक्वल टू मैं ले रहा हूं a आई जे और m क्रॉस n, ठीक है, समान कोटि लेनी है हमें, बस ये ध्यान रखना है। b कोई अलग एलिमेंट है, b के एलिमेंट है b आई और j, और उसके भी कोटि है कितनी, m क्रॉस n। सेम प्रोसेस c के लिए अगर मैं देखूं तो c आएगा अपना c आई जे, ये बड़ा c ले लें ताकि हमें पता चल जाए, c आई जे और इसकी भी कोटि m क्रॉस n। साचर्यता नियम को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे अपन, यहाँ 3 एलिमेंट चलेंगे एक साथ, ये वाला लेकर चलेंगे, ये अपने को डिफाइन करना है। तो यहां देखो सबसे पहले a प्लस बी करूंगा और प्लस का c लूंगा, तब उस स्थिति में देखो a और b का मान एक जगह रखना है मेरे को, a का मान ये, b का मान ये, एलिमेंट के रूप में। तो यहां हो गया देखो a आई जे प्लस b आई जे, और वो किसके रूप में, m क्रॉस n। देखो इनकी कोटि समान है इसलिए m क्रॉस n दोनों को साथ में ले सकता हूं मैं। फिर प्लस c आई जे की वैल्यू कितनी है, वही m क्रॉस n है। ये अपना हो गया a प्लस बी प्लस सी के रूप में, ठीक है। अलग अलग ओपन कर सकते हैं इसको, यहां ये वाला हो सकता है a आई जे m क्रॉस n प्लस b आई जे m क्रॉस n प्लस c आई जे m क्रॉस n। इस प्रकार से लिख सकते हैं इनको अलग अलग। अब देखो ये दोनों एक जगह थे, इनको अलग अलग ओपन कर लिया अपन ने, अब इन दोनों को एक जगह कर सकता हूं मैं, किस नियम से, देखो ये अपना आया a आई जे m क्रॉस n प्लस इसको मैं लिख सकता हूं b आई जे प्लस c आई जे, और ये हो सकता है m क्रॉस n का रूप। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, किस रूप में लिख सकता हूं, कौन सा नियम लग रहा है, साचर्य नियम, साचर्य गुणधर्म, गुणधर्म। इस नियम से इनको एक जगह भी लिख सकते हैं और इनको अलग अलग भी हम ओपन कर सकते हैं। यहां तक अपन ने हल कर लिया। अब देखो नेक्स्ट अपनी स्टेप होगी, वो क्या होगी, a तो ऐसा कैसा आ गया, ये तो a हो गया, ये क्या बन गया, अब b प्लस सी बन गया अपना, क्या बन गया, b प्लस सी बन गया। तो ये तो क्या है अपना a आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस ये वाला क्या है कोष्टक, ये किसका मान है, b का मान है, तो ये हो गया b प्लस ये किसका मान है, c का, और ये किस प्रकार की कोटि है, m क्रॉस n की कोटि है। तो यहां देखो हम लेकर चले थे a प्लस बी प्लस सी, यहां देखो a प्लस बी प्लस सी इस रूप में आ रहा है, और वो इक्वल होगा किसके, a प्लस बी प्लस सी के साथ, b प्लस सी के साथ। तो ये अपन ने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो साचर्य नियम तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास में तीनों कोटि या तीनों अवयव हैं, उनकी कोटि क्या हो, समान होनी चाहिए।
तो प्रत्येक कोटि अपन ने m क्रॉस n m क्रॉस n m क्रॉस n की लेकर चले और इससे अपन ने सिद्ध कर दिया है कि a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी के रूप में आएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसका योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एक m क्रॉस n का शून्य आव्यूह है, जीरो m क्रॉस n के या m क्रॉस n के a के आव्यूह का तत्समक होगा एक m क्रॉस n का शून्य आव्यूह a के आव्यूह m क्रॉस n कोटि के रूप का तत्समक आव्यूह होगा। किस प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन समझेंगे, मान लो मेरे पास कोई A मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं, यहां पर इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि मुझे वापस यही मैट्रिक्स मिल जाए, A मैट्रिक्स वापस से मिल जाए। वही क्या होगा, इसका तत्समक आइडेंटिक योज्य होगा, तत्समक योज्य होगा। तो इस प्रकार की जो आइडेंटिटी या इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है उसमें प्लस के लिए हम क्या ऐड करें कि ए आ जाए। तो देखो यहां मैं शून्य ऐड कर दूं, जीरो ऐड कर दूं, इसके अंदर जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, मुझे वापस ए मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं इससे, इस वाली परफॉर्म से, इस वाले जो मान से हम क्या कह सकते हैं कि जो शून्य आव्यूह होता है, शून्य आव्यूह या जीरो आव्यूह ए का तत्समक आव्यूह होता है। ठीक है, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जीरो प्लस ए भी कर सकते हैं, तब भी इसका मान क्या आएगा, ए ही आएगा। तो इस रूप में अगर योज्य तत्समक हम पूछें, अगर मैट्रिक्स के अंदर योज्य तत्समक किस रूप का होता है तो वो किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, जीरो आव्यूह होगा, जीरो मैट्रिक्स होगी। योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगी। अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, योज्य प्रतिलोम। एडिटी इनवर्स। एक m क्रॉस n का अगर हम कोई मैट्रिक्स लेकर चले, आव्यूह लेकर चले, तो उसके लिए देखो किस प्रकार से योज्य प्रतिलोम होगा। एक a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n के लिए माइनस ए इक्वल टू माइनस ए आई जे एम क्रॉस n, इसका योज्य प्रतिलोम होगा। ए का योज्य प्रतिलोम होगा और वो किस रूप में होगा वो हम देखेंगे। जैसे मान लो योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया, अगर मेरे पास कोई इनवर्स एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट लूं जिससे एक कैंसिल होकर क्या दे, हमें जीरो मैट्रिक्स का रूप दे, वो हमें देखना है। तो माना जैसे a इक्वल टू मेरे पास है ए आई जे एम क्रॉस n, और दूसरा अपने पास b कोई ऐसा एलिमेंट है या a माइनस ए कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस का ए आई जे एम क्रॉस n, या फिर माइनस का ए आई जे एम क्रॉस n का रूप है मान लो। ठीक है, तो यहां हम देखो a के साथ इसको ऐड करें योज्य के लिए, इन दोनों को योग करें योज्य के लिए, तो a प्लस माइनस के a को मैं क्या लिखूंगा, ए आई जे एम क्रॉस n प्लस माइनस का ए आई जे एम क्रॉस n, इसका मान किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों का मान किसके इक्वल आना चाहिए। देखो योज्य प्रतिलोम की बात कर रहा हूं, तो योज्य प्रतिलोम मैंने बताया था आपको कि a प्लस माइनस ए होना चाहिए जीरो के बराबर, या फिर माइनस ए प्लस ए भी क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। तो देखो a प्लस माइनस ए करूंगा तब इसको इस प्रकार से लिखूंगा। ठीक है, तो इसका मान किस रूप में आएगा, ए आई जे माइनस ए आई जे,
और ये किस प्रकार का होगा, m क्रॉस n का क्या आया मान, 0 आया अपने पास। और दूसरा अपने पास योज्य प्रतिलोम के लिए अगर माइनस a प्लस a करूं तब इसका मान भी क्या होगा, तब भी ये वही देगा aij माइनस का m क्रॉस n, और ये प्लस aij m क्रॉस n, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का aij प्लस का aij और m क्रॉस n का रूप होगा, ये क्या देगा, शून्य देगा। तो कहने का मतलब a प्लस माइनस का a और a माइनस का a प्लस a भी क्या देगा, दोनों तरफ हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब जो योज्य प्रतिलोम होगा वो a का क्या होगा, a इनवर्स होगा, a का क्या होगा, a का माइनस होगा। तो हम कह सकते हैं कि a का योज्य प्रतिलोम, a का योज्य प्रतिलोम माइनस a होगा, डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, निरसन नियम। कैंसिलेशन लो। अब देखो हम क्या करेंगे, इस रूप में अंदर यदि हमारे पास यदि a b c तीन समान कोटि या क्रम के अव्यूह हो, तो उसके अंदर देखो ये लो किस प्रकार से काम करेगा, ये नियम, यदि a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी हो, तो यहां अगर मैं a को a से कैंसिल करके किस प्रकार की समीकरण मिल सकती है हमें, b और c, b इक्वल टू क्या मिलेगा, c मिलेगा। तो b इक्वल टू मेरे पास क्या मिला, c। a को a से कैंसिल किया तो ये हो गया वाम निरसन नियम। वाम निरसन नियम। सेकंड अगर मैं ये कहूं कि b प्लस का a करें और c प्लस का a करें, तब देखो a से a इस तरफ वाला बराबर के उस तरफ वाला, इस तरफ वाला अगर कैंसिलेशन होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, b प्लस या b इक्वल टू c मिलेगा। तो ये किस प्रकार का नियम लगेगा, इसमें दक्षिण निरसन नियम यूज होगा। तो ये अपनी अव्यय के जो योग गुणधर्म थे उनकी कंप्लीट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली है। अब इसका नेक्स्ट अपने गुणधर्म देखेंगे गुणा के लिए, ये तो था किसके लिए, योग के लिए। अब देखेंगे मल्टीपल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अव्यय गुणन गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। गुणन प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहला वही तत्समक अवयव, कम्यूटेटिविटी। तत्समक देखो गुणन प्रॉपर्टी के लिए सत्य नहीं होता है, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक सत्य नहीं होता है। क्यों कि अगर हम ये कहें कि a इंटू बी का मान b इंटू ए के इक्वल आ जाए तब तो होगा ये तत्समक, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये a डॉट बी इक्वल नहीं होता है b डॉट ए के। ये क्यों नहीं होता है, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं इसके लिए। तो देखो हाँ ये बात जरूर हो सकती है कि ये यहां ए बी तथा बी ए के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, परंतु ए बी इक्वल टू बी ए आवश्यक नहीं। योग प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा था ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए निकाला था, किसके लिए, तत्समक अवयव के लिए, तत्समक अवयव के लिए। लेकिन यहां ये जरूरी नहीं कि ए बी इक्वल बी ए हो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। अब यहां देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए की मैट्रिक्स में 1 2 3 4 ले रहा हूं और बी की मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं ए बी निकाल रहा हूं, सबसे पहले ए बी निकालूंगा, तब देखो मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू 3 तो 3 प्लस 2 इंटू 5 10। यही करते हैं, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ।
फिर देखो इसकी पंक्ति ये वाला स्तंभ, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 12 है। फिर देखो 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 5 20। फिर नेक्स्ट 3 इंटू 4 12 है प्लस 4 इंटू 6 24। ये अपना हो गया क्या, a डॉट बी। इसको हल कर लेंगे अब। 3 प्लस 10 13, 4 प्लस 12 है 16, 9 प्लस 20 29, 12 प्लस 24 36। ये तो आया किसका मान, ए बी का। अब मैं बी ए निकाल के देखता हूं। अगर बी ए अपना कंप्लीट इसके इक्वल आ जाता है, इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तब उस स्थिति में कहेंगे कि ए बी बराबर होगा किसके, बी ए के। तो बी ए निकालूंगा तो सबसे पहले देखो इस वाली पंक्ति से मैं मल्टीपल करूंगा इसके रो को, इसके स्तंभ को, सॉरी, ठीक है। तो देखो 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 4 इंटू 3 12 हो गया। फिर नेक्स्ट इसी पंक्ति है उसका इसके स्तंभ से मल्टीपल करूंगा, तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 4 16। फिर नेक्स्ट ये वाली पंक्ति इसका स्तंभ, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। फिर ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ, 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 6 24। अब इसको ऐड करो, ये हो गया 15, ये हो गया 22, ये हो गया कितना 23, 10 इंटू 34। क्या ये इक्वल आ रहा है इसके, इस वाली वैल्यू के ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी का मान नॉट इक्वल होगा किसके, बी ए के। हमने एग्जांपल सहित इसको प्रूफ कर दिया है। कुछ विशेष स्थितियों में ए बराबर बी लिया जा सकता है, ए बी बराबर बी ए लिया जा सकता है, ए बी बराबर बी ए लिया जा सकता है। ये नोट में लिख लेना, कुछ विशेष स्थितियों में ए बी बराबर बी ए आ सकता है, अन्यथा उस कंडीशन के अंदर इसके अतिरिक्त कोई भी कंडीशन होगी उसके लिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपना सेकंड, साचर्यता। एसोसिएटिविटी। यदि आव्यूह है ए बी सी के लिए आवश्यक ए बी तथा ए सी का गुणन परिभाषित हो तब ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी के इक्वल होगा। इस स्थिति के अंदर साहचर्य नियम की पालना होगी जब अवयव ए बी सी तीनों के लिए ए बी और ए सी, सॉरी ए बी और बी सी का गुणन परिभाषित होगा। तब हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल वैल्यू होगी। अब यहां देखो ए बी सी के लिए हम किस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स लेंगे और बी और सी मैट्रिक्स लेंगे। इसको साहचर्य नियम को हम एग्जाम्पल के रूप के अंदर अनसोल्व क्वेश्चन है उसमें हल करके साहचर्य नियम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। यहां सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि ए और बी का मान, जैसे साहचर्य नियम योग के लिए किया था, तब इन दोनों का योग प्लस ये तीसरा योग किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों का योग और तीसरे योग के इक्वल आना चाहिए था। उसी इस प्रकार इसमें भी क्या होगा, ए का जो मल्टीपल है वो बी सी के मल्टीपल के और ए बी का मल्टीपल है वो सी के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से परिभाषित करना था। अब एक बार इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तत्समकता। आइडेंटिटी। तत्समकता के लिए देखो, आव्यूह में इकाई आव्यूह ही तत्समक आव्यूह होगा। आव्यूह में इकाई आव्यूह ही तत्समक आव्यूह होगा। यह अपन
इसकी डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको कि तत्समक गुणन प्रक्रिया के लिए तत्समक अवयव या तत्समक अवयव कौन सा होगा? गुणन प्रक्रिया के लिए अवयव में इकाई जो अवयव होगा, इकाई आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी जो इकाई अवयव है वही क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। तो या तत्समक अवयव होगा। तो इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? यदि ए m क्रॉस n कोटि का अवयव है तब इसका तत्समक भी इसी कोटि का i m क्रॉस n का होगा। इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है एग्जांपल के रूप के अंदर? i अगर m a है तो इसके इक्वल क्या आना चाहिए? a आएगा। i को किसी भी एलिमेंट से मल्टीपल करें तब a आएगा। ऐसा एलिमेंट लेना है, इकाई एलिमेंट लेंगे जिसको a कोई अवयव है, मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स से मल्टीपल करने पर वापस वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि a कोई मैट्रिक्स है जिसको मैं मल्टीपल करूं i n से, इकाई n कोटि के अवयव या मैट्रिक्स से मल्टीपल करूं तो मुझे वापस कौन सी मिलेगी? मैट्रिक्स a मैट्रिक्स वापस मिलेगी। तो उस स्थिति में यहां देखो i m है, वो तो क्या है? m कोटि का इकाई अवयव है, इकाई अवयव है। और आई एम क्या? n, आई n क्या है यहां पर? n कोटि का या क्रम का इकाई अवयव है, इकाई अवयव है। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जा सकता है तत्समकता के लिए। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ, बंटनता। बंटनता के लिए देखो डेफिनेशन हो जाएगी, यदि अवयव है ए बी सी आवश्यक गुणन व योग के लिए परिभाषित हो तब ए बी सी के लिए बंटनता नियम इस प्रकार होगा। जैसे पहला हम योग के लिए लें, a इंटू बी प्लस सी के लिए लें, तब ये किस प्रकार से होगा? ए बी प्लस बी सी का रूप होगा बंटनता नियम के आधार पर। सेकंड अगर हम लें इसके लिए, ए को अगर यहां ए के साथ में बी को लूं और सी से मल्टीपल करूं तब भी ये किस प्रकार से किस रूप में खुलेगा? ये ए सी प्लस बी सी के रूप का खुलेगा। यहां ए बी प्लस ए सी का रूप खुलेगा, यहां ए सी प्लस बी सी के रूप का ओपन होगा। तो इस प्रकार से बंटनता नियम हम डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका देखेंगे, अवयव है अदिश गुणन। अदिश गुणन स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। यदि ए तथा बी दो समान कोटि या क्रम के अवयव हैं तब इनका या इनके लिए दो अदिश गुणन L तथा K इस प्रकार होंगे। इसमें पहला है, यदि L प्लस K या K प्लस L को मैं A मैट्रिक्स से मल्टीपल करूं तो उसका मान किस प्रकार से आएगा? A K प्लस A L के इक्वल आएगा। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है,
यदि a प्लस बी को अदिश गुणन k से मल्टीपल करें तब ये किस प्रकार से आएगा, a k प्लस बी k के रूप का आएगा। या गुणन के लिए अगर देखें थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कि यदि l इंटू के को a से मल्टीपल करें, l इंटू के को किससे मल्टीपल करें, a से मल्टीपल करें, तो ये किस रूप में आएगा, l के a आ सकता है या फिर k l a भी आ सकता है। इन दोनों में दोनों इक्वल हो सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर्टी के लिए दोनों इक्वल हो सकते हैं। या फिर अदिश गुणन के लिए a को मैं a से मल्टीपल करूं तो उसका मान क्या आएगा, a आ सकता है। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है फिफ्थ, यदि -1 से a को मल्टीपल करूं तब ये किस प्रकार की मैट्रिक्स बनेगी, -a प्रकार की मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। तो ये कुछ इसके पार्ट है, इनको हमें ध्यान में रखना है। अदिश गुणन के लिए इस प्रकार से ये यूज में लिए जाएंगे। या फिर देखो यहाँ l k और a दिया हमने और इसको a से मल्टीपल किया तो k दोनों के अंदर a दोनों के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ अदिश गुणन है, ये अदिश है, यहाँ पर ये क्या है, स्केलर है, और यहाँ पर ये k और l क्या है, दोनों स्केलर है। तो यहाँ मैंने बता दिया यहाँ के लिए अदिश गुणन l तथा k होंगे और वो किस प्रकार से होंगे, इस प्रॉपर्टी के अनुसार होंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका गुणन प्रतिलोम आव्यूह है। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मैट्रिक्स। इस प्रकार के आव्यय में यदि a तथा b समान कोटि के या क्रम के आव्यूह हों तब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आई जो होगा अपना, इकाई जो मैट्रिक्स होगी, इकाई आव्यूह है, इसका गुणन प्रतिलोम होगा। गुणन प्रतिलोम होगा। वो किस प्रकार से आएगा, जैसे ए बी इक्वल टू आई आएगा या बी ए इक्वल टू भी क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। इस प्रकार का जो भी एलिमेंट है वो किसके रूप में आना चाहिए, आई के रूप में आना चाहिए। ये होगा अपना क्या, गुणन प्रतिलोम आव्यूह। अपना शून्य भाजक, जीरो डिविजर्स, शून्य भाजक। यदि a तथा b गुणन के लिए या ab गुणन के लिए ab का मान 0 मैट्रिक्स का रूप आए हो तो वो क्या होगा, तब a तथा b शून्य भाजक होगा, शून्य भाजक होगा। इसका एग्जांपल लेंगे, a इक्वल टू -1 1 और 1 और b इक्वल टू 1 1 और 3 3। अगर इसका मल्टीपल ए बी का मल्टीपल शून्य भाजक के रूप में आता है तो उस स्थिति में ए बी क्या होंगे, शून्य भाजक होंगे। या जीरो, इसकी जो मैट्रिक्स आएगी, इसको मल्टीपल करने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो जीरो मैट्रिक्स आएगी अगर, तब तो वो क्या होगा, ए बी का शून्य भाजक होगा, ए बी शून्य भाजक होंगे। मल्टीपल करके देखते हैं, -1 को 1 से किया -1, 1 को 1 से किया 1, यही तो करते हैं। इसकी पंक्ति इसका रो मल्टीपल के अंदर, फिर इसकी पंक्ति और इसका रो दोनों का, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको इससे कर दिया। अब इस वाले को इससे करेंगे, -3 और +3, -3 और +3। ये बुक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप बुक में भी देख लेना, बुक का एग्जांपल है ये। और फिर यहाँ 1 को 1 से किया तो 1, और -1 को 1 से किया तो -1, फिर 1 को 3 से किया 3, और -1 को 3 से किया तो -3। 1 -1 0, 3 -3 +3 0, 1 -1 0, 3 -3 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स मिल गई हमें, शून्य मैट्रिक्स मिल गई। और जीरो मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी क्या है, एक शून्य भाजक का रूप है।
और ये कुछ इसके अव्यय के कुछ गुणधर्म इस प्रकार से हैं कि अगर हम a डॉट ए स्क्वायर करेंगे तो इसका मान किस रूप में आएगा हमें, इसका देखो a का a डॉट स्क्वायर से करेंगे तो इसका मान आएगा a क्यूब के रूप में, इसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। या a डॉट ए का मान लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर की मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ये कुछ इसके गुणधर्म है, ये भी हमें ध्यान में रखते हुए करना है। तो इस प्रकार से आपका बेसिक कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब 3.2 नेक्स्ट जो अपना क्लास होगी उसमें हम जो अनसोल्व क्वेश्चन है वो हल करेंगे। अगर आपको बेसिक अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।